देखिए, चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण पे है और कहें स्टार प्रचारकों की एंट्री अब अंतिम चरण में हो गई है। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो या अमित शाह हो, तमाम दोनों तरफ से अंतिम चरण में चुनाव प्रचार है। और ऐसे में रोड शो भी अब शुरू हो गए हैं अंतिम चरण में। आज राव इंद्रजीत सिंह ने, जो भाजपा के प्रत्याशी है गुरुग्राम लोकसभा सीट से, उन्होंने जो है गुरुग्राम के सदर बाजार के अंदर रोड शो किया अपना भारी भरकम। तो तमाम, और कल राज बब्बर का रेवाड़ी के अंदर रोड शो है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अब अंतिम चरण में चुनाव है। आज 21 तारीख हो गई, कल 22 और 23 दो दिन बचे हैं और 23 तारीख को शाम को मतदान हो जाएगा। ऐसे में सवाल बड़ा उठता है, जो नेताओं ने पूरा चुनाव प्रचार किया, क्या मुद्दों की अभी भी कोई कमी रह गई, कौन कौन से मुद्दे उछले और क्या समीकरण अब गुरुग्राम लोकसभा सीट और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर कहते हैं। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस तरीके से है। पहले हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सुरेश यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार है अमर उजाला के, और साथ के अंदर है विनय यादव जी। और लगातार आपने चर्चा देखी होगी, सुरेश जी को देखा होगा, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, बोलते हैं, पत्रकार है। सुरेश जी, आप ही के पास आ जाता हूं। सबसे पहले आप देखें कैमरे को, इधर उधर नहीं। सुरेश जी, ये जानना चाह रहा हूं, अंतिम चरण में चुनाव प्रचार है, अब तो बड़े बड़े रोड शो, रैलियां, स्टार प्रचारक आ गए। मोदी जी आ लिए, कल राहुल गांधी जी दादरी में आ रहे हैं, अमित शाह जी आ लिए, तमाम नेता आ लिए, और अब तो रोड शो का भी कहीं ना कहीं दौर शुरू हो गया है। आज, कल और परसों दो दिन, 23 तारीख की शाम को थम जाएगा। अभी भी आपको लगता है कोई मुद्दों की कमी रह गई, या जो चुनाव लड़ा जा रहा है उनमें नेताओं ने जो मुद्दे किए, कितना उनको फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? चाहे अग्निवीर हो, चाहे आपके जो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, या फिर रोजगार को लेकर के हो, नौकरियों को लेकर के हो, तमाम चीजों पे। और साथ के अंदर जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेकर के दोनों तरफ से आरोप लगे, एक तरफ से ये कहा गया 400 पार का जो बीजेपी नारा लगा रही है वो संविधान को बदल देगी और आपके आरक्षण को खत्म कर देगी, और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि जो ये मैनिफेस्टो है इसमें मुस्लिम लीग रही, इसके अंदर जो है आपकी भैंस ले जाएंगे, आपके मकान का एक्सरे हो जाएगा। ये तमाम मुद्दे जो आए, जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई अगर आपने इनको जिता दिया राम मंदिर पे बुलडोजर फेर देंगे। ये तमाम मुद्दे जो है किस तरीके से आप देखते हैं? पूरा 5 मिनट आपके पास है। देखो मोहन जी, मैं सबसे पहले तो पूरे हरियाणा की, मेरे जहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत विचार है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों से इलेक्शन हो रहे हैं, तो मेरे को एक भी सीट ऐसी नहीं लग रही जिसमें कोई भी पार्टी ये कह सके, हम आम आदमी कह सके कि वो जीत रहा है। 10 की 10 सीटें बहुत तगड़े टक्कर में चल रही हैं। अब 3 या 4 दिन में कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर के लोगों की, मतदाताओं की कौन सी नब्ज पकड़ती है और कहाँ तक वो कामयाब होती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगा, क्योंकि ये कट एंड थ्रोट वाली बात आ जाती है। अब मैं विशेष रूप से गुड़गांव लोकसभा की बात करूँगा। मैं विश्लेषण करूँगा मतदाताओं का। पिछली बार यहाँ लगभग 21 लाख मतदाता थे, इस बार लगभग 25 लाख मतदाता हो गए। और पिछली बार 6 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में राव इंद्रजीत सिंह ने लीड ली थी और 3 विधानसभा क्षेत्रों में कैप्टन अजय यादव ने लीड ली थी। और उनमें मैं लीड ही बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपकी मैं। बावड़ में इन्होंने लीड ली थी राव इंद्रजीत सिंह ने 89,993 की। वो इस बार नहीं आएगी, ये तय मानकर चलो। इस बार मुद्दे कुछ और हैं, कुछ एक वर्ग विशेष के मतदाता हैं वो नाराज हैं। इसके बाद में रेवाड़ी से 85,101 की लीड थी। मैं ये मानता हूं कि रेवाड़ी में जब कप्तान अजय खड़े थे उस टाइम 85,101 की लीड थी, तो अब तो राज बब्बर है। मैं नहीं मानता कि जो कप्तान अजय वोट ले सकता था वो वोट राज बब्बर को दिला सकेगा। मेरा विश्लेषण हो सकता है वो कम भी आ जाए, ज़्यादा भी आ जाए। और तीसरी बात, पटौदी से पिछली बार 94,000 की लीड थी, 94,000 की लीड इस बार नहीं आएगी, ये तय मानकर चलो। बादशाहपुर की सबसे ज़्यादा लीड थी, वहाँ से 1,42,950 वोटों की लीड थी राव इंद्रजीत सिंह की, वो भी इतनी नहीं आएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। वहाँ आ जाता है फिर गुड़गांव से 1,23,101 की लीड थी, वो भी अब कम हो जाएगी। सोहना से 35,000 की लीड थी, ये भी कम हो जाएगी, ये मानकर चलो आप मेरे को।
और इसके अलावा नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, इन 3 विधानसभाओं में 47,858 की नूह से कप्तान अजय की लीड थी। फिरोजपुर झिरका से 81,858 की कप्तान साहब की लीड थी और पुन्हाना से 59,600 की कप्तान अजय की लीड थी। और वो उस टाइम थी जब उनके 13.5 लाख वोट पोल हुए थे। इस बार मेरे को लगता है कि इस 15 और 16 लाख के बीच में वोट पोल होंगे और इसमें दोनों के ही वोटों का मार्जिन कम होगा। अब ये कितना कम हो पाता है, कौन कितना क्या जोर लगाता है, क्योंकि पिछली बार राव इंद्रजीत सिंह 3,82,000 से जीत पाए थे। इस बार लोगों की ये व्यूज है कि इस बार इतनी जीत नहीं हो पाएगी। कितनी हो पाएगी भी नहीं हो पाएगी। कौन जीत पाएगा ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो पिछली बार की बातें थी राव इंद्रजीत सिंह की, वो बातें अब दिखाई नहीं दे रही। एक चीज रोक दो आपको, आप भूल गए पिछली बार पुलवामा था, बालाकोट था, वो असर बड़ा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार मुद्दों पे चुनाव है। हाँ, मुद्दों पर चुनाव है। मुद्दे ऐसे कांग्रेस के पास भी ऐसे नहीं है जो उनके फेवर मिले। वो एंटी कैंपेंसी, कांग्रेस हमेशा अब भी एंटी कैंपेंसी के आधार पर वोट ले रही है। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो अपने आप को दिखा करके हमने ये किया है और हम आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस ने अभी तक एक मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट कर गया। जो इन्होंने 400, बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि भाई ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वहीं मोदी जी ने जो उनके मैनिफेस्टो को लिया कि इसमें मुस्लिम लीग है, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका बाजा ले जाएंगे, ये मुद्दा कहीं ना कहीं आप देखिएगा हर गांव में उछल गया, हर गांव में कहीं ना कहीं। और एक हमारे अहीरवाल में तो अग्निवीर और ये जो अहीर रेजिमेंट है, ये 2 मुद्दे कहीं ना कहीं बवाल खड़ा कर रहे हैं। देखो, अहीर रेजिमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोई शक नहीं है। मानेसर, गुड़गांव या और साउथ हरियाणा, इसमें इसको मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा इतना वोट तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये वोट कांग्रेस में नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो अवसर मिले थे। उसने क्यों नहीं किया अहीर रेजिमेंट? या ये बात भी तो मानने वाली बात है ना। उसको अवसर पूरे मिले थे, अगर वो चाहते तो वो भी अरेंजमेंट कर सकती थी। जहां तक कि अग्निवीर की बात है, मैं मानता हूं कि अग्निवीर एक मुद्दा है और युवाओं में इस बारे में जरूर थोड़ा बहुत नाराजगी है। उनके बाद उनके वो एक मुद्दा है जो कांग्रेस ने लिया है। बाकी मुद्दे दोनों तरफ है। एक मुद्दा जो भाजपा उठा रही केवल और केवल मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर, देश के नाम पर वोट मांग रही है। कांग्रेस इसके एंटी कैंपेंसी को बनाने की कोशिश कर रही है। उनके जो मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश करती है और उनकी जो लूप होल्स है वो बताने की कोशिश कर रही है। 25 गारंटी जो राहुल गांधी ने दी, तमाम लोग उठा रहे हैं कि आपको 30 लाख नौकरियां मिल जाएगी, ठकाठक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया साल के अंदर आ जाएगा, 8,500 रुपये महीने आने लग जाएगा। ये तमाम जो 25 मुद्दे हैं, इनका क्या मानते हैं आप? मोहनलाल जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे मुद्दे। ये मुद्दे पच नहीं रहे आम जनता के पास, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस ने, आपको ध्यान है 2003-2004 में SEZ का मामला उठाया था हरियाणा के कांग्रेस ने, जब चौटाला की सरकार थी, जो चौटाला की 2004 में इलेक्शन हुए थे, तो SEZ का मामला उठाया था कांग्रेस ने। SEZ हरियाणा में कहाँ है? तो ये मुद्दे, मैं मानता हूं इस मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं वो जरूर अपने आप में बात करें, लेकिन ये डाइजेस्ट होने वाले आम जनता के पास नहीं है। लेकिन गांव में देखिए, गांव में मैं घुमा हूं लगातार, आप देख रहे हैं, मैं भी 50 गांव में कवर कर चुका हूं, रेवाड़ी के हो, अटेली के हो, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ के हो। कहीं ना कहीं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है डेंट कर रहा है बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी? क्योंकि हर आदमी परेशान है, हताश है, परेशान है, और इसीलिए उन मुद्दों को हटाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और ये तमाम चीजें की जा रही है। आप साउथ हरियाणा के लोगों से जाकर ये पूछो और वो बताते हैं कि हुड्डा के टाइम में रोजगारों को कहां, किन किन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दिया गया था। ये तो यहाँ के लोग कह रहे हैं। हुड्डा के टाइम में 10 साल के दौरान रोजगार किन को दिया गया था? दक्षिण हरियाणा के लोगों को तो रोजगार नहीं दिया गया था। तो फिर ये मुद्दा कहां हावी हो जाएगा? लेकिन उस टाइम में लोगों के पास अगर मतलब सरकारी नौकरियां नहीं थी, या दी है जितनी भी थोड़ी बहुत दी है, तो उतनी तो आज बीजेपी के कार्यकाल में भी नहीं मिली। देखो, ये मैं आपकी बात इस बात स्वीकार करता हूं। कर्मचारी वर्ग
जो पेंशन तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के नाराज है, इसमें कोई शक। ओपीएस को लेकर के। एससी वर्ग भाजपा से छूट चुका है लगभग, जाट वर्ग छूट चुका है, इस बात में स्वीकार करता हूँ। ये जाट वर्ग, राजपूत भी भूल गए, राजपूत भी छूट चुका है। राजपूत सोहना के और बादशाहपुर के राजपूत थे, ये 6 दिन 7 दिन पहले थे, कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब 4 दिन 3 दिन पहले एक पंचायत हुई है, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि हमें जगह नहीं है, हम राजगोपाल को देंगे तो किस बिना पर देंगे, क्या बेस मान कर देंगे। इसलिए लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट पर पंजाबी होने के नाते हर बार आपने देखा होगा, आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं, मेवात वर्सेस अहीरवाल हो जाता था, लेकिन इस बार पंजाबी वोट बैंक बीच के अंदर आ गया। उसको पंजाबी से 2.5-3 लाख वोट है पंजाबियों के, 30% वोट जा सकते हैं, 25 से 30% राजभर जा सकते हैं, तो कोई शक नहीं। हो रहा है 30%। एक बात और बताते हो आपको मैं कि 80, कोई भी समाज हो एक तरफा जाएगा तब भी 80% से ज्यादा वोट नहीं जाते उसके, क्योंकि कुछ छलनी से छल करके भी आते हैं वोट, दूसरी पार्टी में जाते हैं, निजी संपर्क होते हैं, पार्टीगत होते हैं, एक भाई ने वोट इसको दे दिया, दूसरा भाई दूसरे को वोट देगा, इसलिए 80% वोट एक तरह से एक वेव की तरह चलते हैं। चलिए अगर मान लो 40% भी मिल गया, 30% भी मिल गया, तो डेंट तो हो गया ना। यस, डेंट है, नो डाउट, नो डाउट। अब विनय जी को जोड़ लेता हूँ, आपको पूरा समय दिया मैंने अपनी बात रखने के लिए। विनय जी, थैंक यू। अब आप बताओ, पूरा आपने सुन लिया, मैंने तो तमाम मुद्दों की बात की थी कि भाई क्या अभी भी नेताओं के पास मुद्दों की कमी थी, आम जनता अपनी बात रख पाई, या नेता जनताओं के सामने अपनी बात रख पाए, या समझा पाए कि हम चुनाव में जीत के आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, चाहे एम्स का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे अहीर रेजिमेंट का मुद्दा हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हो, तमाम मुद्दे आपसे बार बार मैं पूछ ही रहा हूँ इन चीजों में जो भाषण हुए, चाहे बाजरे का ले लो, चाहे मंगलसूत्र का ले लो, तमाम क्या लगता है लोगों पर क्या असर पड़ेगा अंतिम चुनाव प्रचार के अंदर, जो है अंतिम दौर के अंदर है? मुझे, मैं बीच में एक शब्द कहूंगा, सॉरी, मैं ये जो मुद्दा है इनमें बाहरी मुद्दा भी कहीं न कहीं फैला हुआ है, बाहरी मुद्दा भी कहीं नहीं फैला हुआ है, इसलिए इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वो तो बाहरी का मतलब ये कहते हैं ना, राव पर भारी पड़ गया मुद्दा, वो इस मुद्दे को ऐसे बुला रहे हैं, आप कह रहे हो भारी है। कैप्टन कह रहा है भारी कैसे है, बोला मेरा परिवार है, बोला कैसे भारी, बोला मेरा घर रहा, मैं वो चीज कह रहा हूँ, कांग्रेसियों ने तो सबने अपना घर बता दिया, बोला हम है ना गारंटी हम दे रहे हैं, आप भारी कैसे कह रहे हो? कांग्रेस कर लो, बोला मेरी कोठी है, बोला हम रहे ना, भारी कैसे है? जनता को गारंटी हम दे रहे हैं, क्या सारी गारंटी मोदी की चलेगी, हमारी कोई गारंटी नहीं है। चलो मोहन जी देखिए, चुनाव लोकसभा का है, तो लोकसभा का चुनाव होने की वजह से राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो ज्यादा फर्क डाल रहे हैं किसी भी पार्टी के। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। इस समय अगर आप बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा वो सबसे ज्यादा प्रभावी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, उसका असर हर लोकसभा में हरियाणा। हमारा दक्षिणी हरियाणा से बहुत ज्यादा सैनिक जाते थे, चाहे वो गुर्जर समुदाय के हैं, चाहे राजपूत समुदाय के हैं, चाहे जाट के हैं, चाहे अहीर के हैं, और अन्य वर्ग जितने भी जिनका जाति अनुपात है, हर वर्ग से यहाँ से सेना के अंदर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। पिछले लंबे समय से सेना में भर्तियां नहीं हुई। दूसरा, अग्निवीर ला दिया गया। अग्निवीर लाने के बाद बहुत सारे नेताओं ने, जितने भाजपा का था, जितना IT सेल, जितने भी नेताएं थे, उन्होंने बड़े नेताओं के सुर में मिलाया और उसके पूरा गीत गाया, अग्निवीर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जिस तरह किसान आंदोलन के समय देश के प्रधानमंत्री से लेकर और इनके पन्ना प्रमुख तक ने उसकी खूबियां बताई, बड़े बड़े मीडिया चैनल ने बताया, किसानों के लिए बहुत बढ़िया कानून बनाया, बहुत बढ़िया कानून बनाए, और उसके बाद जब वो कानून प्रधानमंत्री ने वापसी लिए तो उन लोगों से जवाब देते नहीं बन रहा था जनता के लिए। वो कह तो रहे थे प्रधानमंत्री वापसी ले लिया, बहुत अच्छा है, वापसी लिया, उसके फायदे गिनाने लग गए, पर उनकी आत्मा उसके लिए गवाही नहीं दे रही थी। अब यही बात जब अग्निवीर पे आती है तो इन सबके मुंह बंद हो जाते हैं कि हम इसकी बड़ाई करें या इसको गलत बताएं, क्योंकि इलाके और युवाओं के हित की बात करें तो ये मुद्दा अग्निवीर बिल्कुल गलत है। जिसको अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता समझाना चाहता है लोगों को अग्निवीर बढ़िया है, तो उस मुद्दे से वो कट जाता है, वो बोलना ही नहीं चाहता। अब उसे पता है कि हकीकत में अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि हमारे जो एरिया के क्षेत्र है वो बहुत सैनिक जो है, सैनिकों की खान है, दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा के अधिकांश एरिए और कुछ आधा यूपी का, राजस्थान का। तो इस मुद्दे पर ये
भाजपा के जितने भी नेता हैं वो बात करना नहीं चाहते। विपक्ष के जो नेता इस मुद्दे को भुना रहे हैं, उनका उसको बेनिफिट मिल रहा है। अब दूसरा मुद्दा आया इस बार मैक्सिमम जाट समुदाय, मैं सुरेश भाई की बात से सहमत हूं, 100% भी अगर किसी का वोट जाता है किसी के फेवर में तो 80% ही जा पाता है। मैं 80 भी नहीं मानता, मैं तो कहता हूं हरियाणा का अगर 60% वोट बैंक भी जाट समुदाय का हर एक लोकसभा में उस कैंडिडेट को मिल रहा है और 60% ही राजपूत का मिल रहा है, जिस तरह इनके राष्ट्रीय हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अमरपाल अम्मू जी ने आदेश किया और जो चल रहे हैं, हमारे यहाँ राजपूतों की संख्या कम है गुड़गांव लोकसभा में, तो उसका असर कम दिख रहा है। पर जहां राजपूतों की संख्या ज्यादा है, आप भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा देखिए और करनाल, उधर जहां भी संख्या ज्यादा है वहां इसका बिल्कुल असर दिख रहा है, वहां के वोटरों पर, जनता के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर कितना डेंट उनको हो रहा है। अब मुद्दा हमारे यहाँ अहीर रेजिमेंट का आ गया। लंबे समय से मांग उठ रही अहीर रेजिमेंट की, सब चाहते थे अहीर रेजिमेंट बने, पर भाजपा के नेताओं की मजबूरी है, अब वो खुल के कह ही नहीं सकते कि हम अहीर रेजिमेंट बनाने की गारंटी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप यहाँ बयान दे सकते हैं मगर ऊपर इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, आप उसका लोकसभा में कितनी उसको जोर देकर मुद्दे को उठा पाए और अहीर रेजिमेंट बनवा पाएंगे, तो उस बात को उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते जनता से, वो अलग मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं गेम को। मगर सबसे बड़ी विडंबना क्या है, अब इस बार सारे राष्ट्रीय मुद्दों पे भाजपा जो मुद्दा लाती है, जिस बात पे बात करना चाहती है, जनता उसको नकार देती है और उसका असर प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण हुए उसका पूरा असर हिंदुस्तान की हर एक लोकसभा में देखने को हमें मिल रहा है, जिसका असर हमारे यहाँ भी है। क्योंकि जिस तरह एम्स लंबे समय बाद उसका केवल नींव का पत्थर रखा गया, इतने लंबे जब संघर्ष किया इलाके की जनता ने, और खुद अब कई जगह लोग बैठते कह देते हैं प्रधानमंत्री ने घोषणा की, मना कर दिया, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, जबरदस्ती घोषणा करवाई थी, ये तो लोगों का संघर्ष था, अब ये एम्स बन गया। वरना इस चुनाव के अंदर जमानत जब्त होती भारतीय जनता पार्टी के भिवानी लोकसभा के और गुड़गांव लोकसभा के कैंडिडेट की, उस डर की वजह से खाली चुनाव में फायदा लेने के लिए ये पत्थर नींव का रखा गया। तो ये भी लोग बखूबी समझ रहे हैं। अब अहीर रेजिमेंट के विपक्ष के जो नेता हैं वो खुलेआम कह रहे हैं अब जिस दिन हम लोकसभा में जाएंगे हम उसी दिन से अग्निवीर को खत्म करवाएंगे और अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए हम अपनी बातों को रखेंगे। तो ये जो बात है ना, अंदरूनी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बड़ी पॉपुलर है और चल रही है। अब आई वोट प्रतिशत की बात, जातीय समीकरण की बात कर रहे थे। जब 2014 के बाद भाजपा ने कहीं भी जातीय आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया, ये उनका एक डर की वजह से। तो जातीय आंकड़े अगर जनता को पते चल गए तो जो इनका खेल जो है ना वो सबकी समझ में आ जाएगा, किस तरह का ध्रुवीकरण ये कर रहे हैं जातीय के आधार पर और किन लोगों को क्या दिया जा रहा है। अब आज के समय में अहीर और मय वोटर या मुस्लिम वोटर जो भी हैं वो लगभग बराबर संख्या में हमारे यहाँ की गुड़गांव की लोकसभा में। मगर एक बात सोचने की है कि मुस्लिम वोटरों का वोट परसेंटेज पोलिंग का हमारे से ज्यादा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा जो एससी वोटर था जो भाजपा के साथ खिसक कर गया था वो रिवर्ट बैक कांग्रेस की तरफ चला गया है। अब एससी की आप 80% की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं 70-60 भी मान लेते हैं, अगर वो कांग्रेस को या अन्य दल को जाता है तो वो भाजपा को डेंट है। इसी तरह जाट समुदाय खिसक गया, वो भाजपा को डेंट है। राजपूत समुदाय खिसक गया, वो भाजपा को डेंट है। 1 लाख के आसपास यहाँ हमारे यहाँ गुर्जर वोटर हैं। सचिन पायलट के आने के बाद गुर्जरों की राय में भी परिवर्तन आ गया है। अब वो उनसे इंडिविजुअल मिलके जो कड़ा निर्देश देके गए हैं और उनको समझा के गए हैं, आगे की राजनीति अगर देखनी है तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। उससे भी गुर्जरों के अंदर जो सक्रिय थी ना लगातार पिछले कई दिनों से, आप देखते थे अब बीजेपी की सभाओं पे कई गुर्जर नेता दिखते थे स्टेज पर, वो नहीं दिख रहे पिछले 3 दिनों से। ये भी एक दिक्कत आ गई है। अब रही पंजाबी वोट बैंक की, जो मुद्दा भाजपा ने छेड़ा, बाहरी उम्मीदवार, इसको पंजाबियों ने बड़ी गहनता से लिया और उन्हें इस चीज की ठेस लगी और उन्होंने कहा जब हमारा कैंडिडेट पहली बार आया है तो आप सब उसको बाहरी बताकर उसको दरकिनार कर रहे। अब तक हमने आप सबको वोट दी, यहाँ के कैंडिडेट्स को दी, जब इस बार पहली बार हमारा कैंडिडेट आया तो आप इस मुद्दे को कह के हमें आप नकार रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी मानसिकता चेंज होती चले गई पंजाबी वोट बैंक की। और मैं कहता हूँ रेवाड़ी के अंदर तो पंजाबी वोट बैंक मिल जाएगा राव साहब को, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है, नेटिव प्लेस है, लोग उनसे आमने सामने मिलते रहते हैं। मगर गुड़गांवा है, सोना है, वहां के लिए तो राव साहब भी भारी है, वो रेवाड़ी से हैं, उनके लिए तो वो भी भारी है। तो वो इस मुद्दे पर कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते और वो खुलकर अपनी वोट दे हैं कैंडिडेट के अपने फेवर में दे रहे हैं। अब आप अन्य जातियों की बात करें, एससी वोट हैं, 3.5 लाख से ऊपर एससी वोट हैं। अब एससी की आप मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें, मैं कह रहा हूँ 3.5-4 लाख एससी वोट हैं। 3 लाख भी अगर उनकी पोलिंग होती है
3 लाख में से अगर आप 60% भी डाल देते हैं, तो अब अगर ये 60% का, अगर 10-10, 20-20% का जाति वाइज भी अगर डेंट आप भाजपा के कैंडिडेट को देखेंगे, तो चुनाव कहां बच गया फिर? आप लगाइए ना, अगर पंजाबी प्लस जाट प्लस राजपूत प्लस एससी वोट और मे वोटर, फिर बचा कहां? आप इनका टोटल जब करेंगे तो ये संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी, अब वो समझ में नहीं आएगी अब क्या पोलिंग रेशियो का कितना परसेंट जा रहा है। जी विनय जी, आपने रखी, मैंने पूरा समय आपको भी दिया, आप हर बार शिकायत करते हो हमें बोलने नहीं देते, इसलिए आज मैंने किसी का डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप कुछ काउंटर करेंगे सुरेश जी? बड़े मैथमेटिक्स समझा दिया इन्होंने भी। अब मेरा सवाल तुम दोनों खा गए। मैंने कहा मुद्दों की कमी रह गई, या अभी भी नेताओं को लगता है प्रचार में दिक्कत आई, क्योंकि अब बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, और अब 2 दिन में जो मुद्दे आएंगे, क्योंकि रोड शो आज हुआ है राव साहब का गुरुग्राम के अंदर, कल राज बब्बर यहाँ करेंगे, तमाम चीजें। मोहन जी, रोड शो की आप बात करें, यकीनन रोड शो बहुत शानदार रहा राव साहब का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप गुड़गांव के अंदर जिस तरह से उनको कमजोर ज्यादा बताया जा रहा था ना, रोड शो के अगर आप अनुरूप आप बात करते हैं, तो उस हिसाब से कहीं नहीं लग रहा कि रोड शो उनका कहीं भी ढीला रहा है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैंने रोड शो की जो भीड़ देखी, लगातार हम लोगों ने लाइव चलाया, क्योंकि कल बब्बर भी करेंगे। अब कल इसका आकलन हम करेंगे दोनों के रोड शो का। अगर बब्बर का भी ऐसा ही होता है तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का है। कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश जी? मुस्कुरा रहे हैं। मैं ज्यादा मुस्कुराने की बात नहीं है। आज मैंने राव इंद्रजीत सिंह की एक जनसभा को अटेंड किया था। इस 4 दिन पहले मैंने राज बब्बर की जनसभा को अटेंड किया था। दोनों में जोश है और दोनों अपने आप को जीता मानते हैं। लेकिन आज जो राव इंद्रजीत सिंह ने जो इशारा किया मानेसर में, तो उनकी टोन ही कुछ और थी। मतलब वो एक हक के रूप में कह रहे थे, एक वो कैंडिडेट के रूप में नहीं कह रहे थे। और इस तरह से अगर मान लो राव इंद्रजीत सिंह हक के रूप में मांगते गए तो लोग नाराज भी हो सकते हैं, लोग उनको अपना भी मान सकते हैं। वो हर आदमी की अपनी व्यू होती है। बाकी अरे भाई खुलासा कर दो ना, थोड़ा सा भाषण का खुलासा कर दो जब आप थे तो। अब करते नहीं, आप क्या घुमाते हो गोल 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 गोल, सीधा सा कर दो ना। आप कौन सा खुलासा चाहते हो सकता है मैं नहीं कर पाऊं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, हक जताया है, हक जताया है या डराया है या प्यार किया है लोगों को? नहीं, जो इन्होंने कहा, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर कहा, उन्होंने यही कहा कि लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ की जो भूमि अधिग्रहण की गई थी उसमें मैंने आपकी पैरवी नहीं की थी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं पैरवी के चक्कर में लोगों की शिकायत पर मेरे ऊपर FIR दर्ज तक हो गई थी, तो इससे ज्यादा पैरवी क्या कर सकता। और आप फिर भी मेरे को ये कहते हो कि हमारा कुछ काम नहीं किया, तो फिर भाई अब आगे तो भगवान राम भरोसे है। ये उन्होंने तो ये आई ना बात, कम से कम ये निकल के तो आए कि जब आप गए हो, आपने पूरा भाषण सुना है। क्या लगता है विनय जी, राव ने देखिए अगर पैरवी करी है तो FIR भी दर्ज हुई है, इसके मतलब फिर तो लोग किस तरीके से देखते हैं? भाई एक ग्रुप नाराज होगा, एक नहीं होगा। मोहन जी, जिस तरह से लगातार मानेसर पतगांव के क्षेत्र से जो आवाज बुलंद हो रही थी, गांव के जो मौजूद लोग थे नाराज थे, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे थे, जिस तरह उन्होंने बेरोजगारी के लिए आवाज उठाई कि हमारे यहाँ से आज तक एक चपड़ासी तक नहीं लगाया है इन्होंने। पिछले 10 साल ये भारतीय जनता पार्टी में रहे, 10 साल ये कांग्रेस में रहे। अब कई जगह चर्चा होती है तो हमेशा कह देते हैं कि मेरी तो मानते नहीं, चलते नहीं, मुझे पता नहीं रहता ऊपर के नेता क्या करते हैं। और यही दुख उन्होंने अब जब ये सेलंग के अंदर सभा, उन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे खबर नहीं की, उनकी आगे खबर ली जाएगी। तो ये जो अंदाज जो था ना, वो अंदाज अब लोगों को और सभी पार्टी के नेताओं को खलने लग गया। अब हर बार ये अपनी उसी अंदाज में हमें धमकी देते हैं। अब देखिए, अब सुरेश जी फिर कहेंगे मैं नहीं रोकूंगा। इसी तरह मोहन जी, मैं एक लाइन हो, इसी तरह मेवात में जो राव साहब भाषण दे के आए, वो कह के आया कि मैं जीत तो मैं रहा हूं, तो उस बात को आप लोग चाहो तो अपने आप उसमें सहयोग कर सकते हो और आपकी भागीदारी हो सकती है मेरी जीत के अंदर। मगर क्या हुआ उसके बाद, उस बात को मेवात लोगों ने अपने आप लिए चैलेंज समझ लिया। उन्हें लगने लगा कि राव साहब तो हमें धमका के जा रहे हैं कि मैं जीता पड़ा हूं। अब कितना भारी गुरूर आ गया और वो उनके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट चला गया। अब ये जनता में उन्होंने क्या भाषण दिया मैंने देखा नहीं है, उसका प्रभाव क्या होगा, लोग उसको कैसे समझेंगे, वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब मुस्कुरा रहे हो आप मोहनलाल जी, आपको एक समापन हो रहा, मुस्कुरा रहे आप, मैं देख रहा हूँ विनय जी की बात पे। मैं एक प्रसंग बताऊंगा, 2003 की बात है। नागलोर रेस्ट हाउस में राव वीरेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और भाई साहब ने जो बात कही है, मैंने इसी बात पर एक सवाल किया था और ये के शब्द थे मेरे पास। राव साहब, आपने देखा होगा कि अमेठी पर हमेशा इंदिरा गांधी या गांधी परिवार का राज रहा है।
और अमेठी ने इंदिरा गांधी को कुछ दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेठी को बहुत कुछ दिया। आपको 40 साल से अहिरवाल देवता की तरह पूजता रहा है, आज भी उनके आड़ियों में आपकी फोटो है, लोग पूजा करते हैं और आज भी आपको भगवान मानते हैं। राव साहब, आपने अहिरवाल के लिए आज तक एक भी चीज की हो तो बताओगे? मैंने सवाल किया था। आपको सच बताता हूं कि राव साहब ने 1 मिनट तक कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर उठ गए। उठते उठते ये बोले जो तुम्हारे जैसे पत्रकार होने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है। तो इनके पास इस बात का जवाब तो नहीं मिलेगा कि हमने इतने रोजगार लगाए, इतने नहीं लगाए, फिर भी लोग पता नहीं पागल क्यों है, इसका रहस्य मेरे को आज तक नहीं पता है। हकीकत है सुरेश जी, वो पैटर्न अब चेंज हो गया है। जो अनपढ़ लोग थे ना, जमींदार थे, जो बिरंदर को बिलंदर बोलते थे, वो अब नहीं रहे लोग। अब युवा पीढ़ी आ गई है। 20 साल में हर एजुकेशन का फर्क पड़ गया। एजुकेशन का फर्क हो गया। लोगों के एक क्लिक के ऊपर सारे डाटा आंकड़े, आप कहीं भी झूठ नहीं बोल सकते, किसी को बहका नहीं सकते। और जो भावनाएं हैं ना, उन भावनाओं में बहने वाले लोग केवल 10% रह गए। लेकिन आज भी इसलिए अब ये हर एक पार्टी के लिए, इनके लिए नहीं कह रहा, हर एक पार्टी के लिए दिक्कत महसूस हो रही है, सभी के लिए। अगर आप किसी तरह की इस तरह की बातें करते हैं तो लोग उसको नकार देते नहीं, आज भी भावनाएं हैं। देखिए, राव के लिए इसमें कोई सम्मान है, आदर है, भावना है, मगर युवा वर्ग। एक बात और बताऊंगा मैं, शौर्य बीच में बोलूंगा। एक बात तय मान के चलो कि आज अधिकांश मतदाताओं का एक ही कहना है, यार कहां जाएं, किसको दें, हमें कहीं जगह ही नहीं है तो भाई यहीं देंगे। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, वो भावनाएं हैं, वो जुड़े हुए हैं इतने सालों से। और एक संपत्ति ये कि आखिरी चुनाव है राव साहब का, भाई छोटी राज बब्बर की तरफ से ऐसा नहीं होता कि वो इनकी भावनाओं के अनुरूप काम कर देगा, ये भी मानकर चलो ना। हाँ, ये भी छोटी नहीं है और छोटी इधर भी नहीं है, तो क्यों खराब हो? देखो आप तो देखिए वोटर है सुरेश जी, बहुत चीजें सोचता है कि भाई एक बार आजमा के देख लो, एक बार आपके इसका फ्रिज खरीद के देख लो। अब देखिए, हर तरह की विचारधारा है। कई ऐसे है बोले यार हमें क्यों पलटना है, हमारा है तो सही, कर तो रहा ही है, तो तमाम चीजें। लेकिन मेरा अंत में सवाल है, 30 सेकंड आपको दूंगा। मैंने आपसे जो मुद्दों की बात की, क्या लगता है अभी भी कोई मुद्दे कमी लग रहे हैं, या प्रचार में नेताओं को समय कम मिला, या कोई दिक्कत परेशानी अभी भी लगता है? क्योंकि 2 दिन और समय आपके पास, कल 22 तारीख होगी, आज 21 की रात को हम बैठे हैं, 23 की शाम को प्रचार थम जाएगा, हिसाब से 1.5 दिन बच रहे हैं। अगर टाइम मिला है कम, तो इसमें राज बब्बर को टाइम कम मिला है, कांग्रेस प्रत्याशी को। भाजपा प्रत्याशी तो अपने प्रचार के लिए बहुत टाइम मिला है। इसमें अगर हम ये कहें टाइम कम मिला है, तो हम इसमें राव इंद्रजीत को मानते हैं, उसको टाइम पूरा मिला है, राज बब्बर को टाइम नहीं मिला। और अगर इलेक्शन उठता हुआ जिस तरह से आ रहा है वैसा ही उठता आ गया तो राज बब्बर पसीने ला देगा, ये भी तय मान कर चलो। चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए विनय जी, 30 सेकंड में। मोहन जी, वीडियो 3 मुस्लिम नेता जो भाजपा में गए, जैसे जाकिर है, नसीम है और मोहम्मद, ये तीनों गए। तीनों की तरफ से कोई प्रतिकूल प्रभाव भाजपा पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोटरों की वोट उनके कहने से भी नहीं मिल रही भाजपा। अन्य पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम के, उनको भी मुस्लिम वोटर वोट नहीं दे रहे। वो इस बार संगठित होकर सारी वोट कांग्रेस को देना चाहते हैं। एक तो ये फैक्टर नुकसान कर रहा है। दूसरा क्या है, अब कई मुद्दे हैं जो क्षेत्र वाइज अलग अलग हैं। आप मानेसर या टोल प्लाजा की बात करें, आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके लिए टोल बड़ा मुद्दा था। राव साहब के पास खूब गए या सरकार के पास गए, वो उनका सोल्व नहीं हो पा, उनको संघर्ष करना पड़ा। इसी तरह आप गुड़गांव में करें, डिफेंस कॉलोनी के नजदीक जो कॉलोनी बसी हुई थी, उन्होंने खूब गुहार लगाई। अगर लगभग 1.5 लाख लोग वहां से प्रभावित होंगे, इसका दायरा घटाया जाए, वहां सुविधाएं नहीं दे रही है सरकार, मिल नहीं रहे, हम लोग परेशान है, वो मुद्दा कभी सोल्व नहीं हुआ। दूसरा, आप ग्रामीण क्षेत्रों के रोड, जो अप्रोच रोड है, उनकी बात करें, वो कभी 5 साल के शासनकाल में कभी नहीं बने। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। केवल हाईवे तो बने जहां टोल टैक्स लगे हैं। और थी, अब कांग्रेस को बेशक कम समय मिला हो, मगर कांग्रेस की हर एक विधानसभा वाइज नेता कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं। भाजपा के विधानसभा वाइज जो कद्दावर नेता सारे नदारद हैं भाजपा के चुनाव प्रचार से। चाहे आप पटौदी की बात करें, चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे आप मेवात की तीनों जगह की बात करें,
बावड़ की बात करें, तो इस तरह आप गिनेंगे ना, तो ये बहुत जो धीरे धीरे जो डेंट लग रहा है, ये प्लस प्लस होता इतना बढ़ गया है। अब ये दायरा चुनाव के समय पता चलेगा कि इसको कितना कंट्रोल। लेकिन राव अकेले लड़ रहे हैं तो भी दमदार लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राव साहब अकेले लड़ रहे हैं तो ही वो अपने आप को बेचारा साबित कर पा रहे हैं, लोगों की सिंपैथी तो मिल पा रही है। ये भी है कि उनका प्लस पॉइंट हो रहा है। अकेले हैं, कोई साथ नहीं है, और उनके वर्कर डेडिकेशन से लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राव साहब के वर्कर पूरी डेडिकेशन से लग रहे हैं, जैसे वो पहले लगते हैं उससे ज्यादा से लग रहे हैं। अब ये 3-4 दिनों में क्या समीकरण बैठता है, किसका क्या चलता है, चलिए क्या समीकरण बैठता है। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, सुनेंगे लगातार इस तरह की डिबेट करेंगे, अच्छी डिबेट। अभी तमाम चीजें आपके पास भी है, और अब 2 दिन है, 23 तारीख को आप पूरा ध्यान रखना, शाम को मतदान समझाएगा, उसके बाद 2 दिन 24-25 को, जैसे 25 को मतदान है, तो लगातार चर्चा करेंगे। आपकी जरूरत पड़ेगी, समय निकाल के रखना। तमाम आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।